So हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या किया अब तक? Okay, so we had started with a very basic concept about the what is operating system. Okay, OS का basic fundamental से हम लोगों ने start किया. Okay, then we had tried to understand about the different types of operating system. Okay, जैसे ही हमने उसके type समझे, okay, उसके बाद we had tried to understand about the gate syllabus. हमने सबसे पहले gate का syllabus देखा था. Related to that. Okay, पोस्ट विच हमने जब से गोट का सिलेबस हमने जब देखा, उसके बाद के केस में वी हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ अ प्रोग्राम कन्वर्ट्स इनटू अ पर्टिकुलर प्रोसेस. सो प्रोग्राम टू प्रोसेस कन्वर्ट होने में उसको सबसे पहले कंपाइलेशन करना पड़ता है, देन लिंकिंग करना पड़ता है, देन लोडिंग करना पड़ता है, देन एग्जीक्यूशन करना पड़ता है. एग्जीक्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस फेज. ठीक है, तो हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें देखी. इसमें कंपाइलेशन आ गया. ओके, उसके बाद वी आर हैविंग अ लिंकर, लोडर. ओके, एंड द लास्ट थिंग विच हमने देखा वो एग्जीक्यूशन था. ओके, एग्जीक्यूशन के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी विच इज अ प्रोसेस स्टेट डायग्राम. ओके, एंड लोडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जिसके लिए हमने दो चीज देखी थी. एक तो देखी थी प्रोसेस इन मेमोरी. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हमने देखा था वो था प्रोसेस इन मेमोरी. And the second important thing which we had seen is an entry in PCP. Okay, so this was the concept which we had seen. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अब तक हम लोगों ने देखी, जहां पर वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन मेमोरी, एंट्री इन पीसीबी. ये सब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास रहती है. ओके, सो प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो देखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमारे पास स्टेज थे न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड. रनिंग से वो कभी अगर रिक्वायरमेंट रहती है उसको किसी चीज की, तो इट कैन गो टू द पर्टिकुलर वेटिंग स्टेट और ब्लॉक स्टेट. वहां से अगर वो बहुत लंबे समय तक उसको नहीं मिलता है तो सस्पेंडेड पे जा सकता है. अगर उसमें कुछ इश्यू रहता है तो वो डेडलॉक में भी जा सकता है, और डेडलॉक से वो टर्मिनेटेड भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है. From ready to reading also can be possible in the case of the preemptive scheduling. ओके, अगर कोई पर्टिकुलर लंबी प्रोसेस है तो चलती जा रही है इनसाइड द रनिंग क्यू, और कोई और उसकी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो हम उसको टेम्पररी एक पर्टिकुलर टाइम क्यू में रख देंगे. ओके, सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट. नाउ ये जितना भी हमने शेड्यूलिंग प्रोसेस डायग्राम देखा, we had seen about a particular concept related to the process state diagram. ओके, तो प्रोसेस के अलग अलग टाइप के स्टेट्स हुआ करते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखी. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया ये जो प्रोसेस के अलग 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 जो भी स्टेट्स है वो करता कौन है. ठीक है, हमने देखा कि कौन कौन सी सिचुएशन में कब कब आपको एक से दूसरे स्टेट पे जाना पड़ सकता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वर्क है वो कौन करता है. सो दिस प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशनिंग इज डन बेसिकली बाय शेड्यूलर्स. ये जो काम करता है वो कौन करता है? शेड्यूलर्स करता है. सो हमारे पास तीन टाइप के शेड्यूलर्स है. वन इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. ओके, सेकंड इज अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ओके, एंड द थर्ड वन इज अ मीडियम टर्म शेड्यूलर. सो हमारे पास तीन टाइप के शेड्यूलर होते हैं फ्रेंड्स. एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जा सकता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द सीपीयू शेड्यूलर. ओके, इन सब के अलावा एक चौथी यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं डिस्पैचर.
ओके, जो हर एक शेड्यूलर के अंदर अपना काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिसाइड करेगा कि भैया आपको इस स्टेट से इस स्टेट पे लेके जाना है किसी भी प्रोसेस को। ओके, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब वो काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा, लेकिन वो करेगा कौन? इट इज बीइंग डन बाय द डिस्पैचर। ओके, सो मेजरली actual transition work is done by dispatcher. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन कंसिडर दिस शेड्यूलर्स आर अ मैनेजर। ठीक है, वो मैनेजर होता है, वो बताते हैं कि भैया देखो ये काम करना है, मेरी हिसाब से ये काम करोगे तो अच्छे से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो काम एक्चुअल में करने वाला कौन होता है? डिस्पैचर होता है। सो दिस इज द एक्चुअल वर्कर विच इज डूइंग दिस थिंग्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टास्क कौन सा शेड्यूलर करता है। ठीक है, मतलब डिसाइड करता है बेसिकली। ओके, सो हमने डायग्राम देखा था, उसमें सबसे पहले था न्यू टू रेडी। ये ट्रांजिशन हमेशा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। ओके, जब भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द केस में यू विल फाइंड समथिंग रिलेटेड विद द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की अगर आप बात करें ना, तो ये सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमेशा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, रेडी टू रनिंग हमने देखा था, ये कौन सा शेड्यूलर करता है? इट इज डन बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, रेडी टू रनिंग इज डन बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रनिंग टू रेडी अगेन बैक, ये भी काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। ओके, सो मैंने क्या बताया कि भाई हर एक स्टेजेस होते हैं, हर एक स्टेजेस में अपने 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 शेड्यूलर्स लगाए जाते हैं। ओके, तो कुछ कुछ शेड्यूलर्स कुछ कुछ अलग अलग ट्रांजिशंस करते हैं। सो आइडियली रनिंग टू टर्मिनेटेड कोई भी शेड्यूलर नहीं करता है। ठीक है, देयर इज नो शेड्यूलर विच इज डूइंग द रनिंग टू टर्मिनेट। क्यों है सब? ठीक है, क्योंकि देखो प्रोसेस जब भी वर्क कर रही है तो प्रोसेस अपने हिसाब से समझ लेगी कि भैया मैं खत्म हो चुका है, मेरा जो काम होता है वो खत्म हो चुका है, या तो सक्सेसफुली या तो एबनॉर्मली। ठीक है, मतलब या तो विथ एरर या तो विदाउट एरर। ओके, मेरा काम खत्म हो चुका है, तो उसके लिए उसको कोई शेड्यूलर की जरूरत नहीं चाहिए, उसका डिसीजन लेने के लिए उसको कोई शेड्यूलर की जरूरत नहीं चाहिए फ्रेंकली। ओके, तो यहां पर प्रोसेस अपने हिसाब से अपना काम करेगी। तो शेड्यूलर आपको तब चाहिए जब मुझे अलग से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के करस्पॉन्डिंग डिसीजन लेना है। जैसे कि मुझे डिसीजन लेना है कि मैं कौन सी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आऊं। ठीक है, दैट इज अ वर्क ऑफ अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मुझे डिसाइड करना है कि बहुत सारी प्रोसेस मेरी अभी मेन मेमोरी में पड़ी है, उसमें से मैं कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेस को रनिंग पे लेके आऊं। ठीक है, तो वो काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, जिसमें मुझे डिसीजन लेना है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसीजन लेना है। प्रोसेस खत्म हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन नहीं है, वो प्रोसेस का खुद इंटरनल डिसीजन है कि भाई मेरा खत्म हो गई, विथ एरर विदाउट एरर, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। तो प्रोसेस अपने आप उसको टर्मिनेट करेगी और डिस्पैचर को बोलेगी कि भैया आई हैव टर्मिनेटेड। डिस्पैचर उसको अपने आप टर्मिनेटेड स्टेट में डाल देगा। ओके, और सीपीयू उसकी मेमोरी को निकाल देगा। रनिंग टू ब्लॉक्ड अगर हम जाते हैं तो विच शेड्यूलर वर्क्स हियर? तो देखो ब्लॉक में वो कब जाता है? जब प्रोसेस को अपने हिसाब से कुछ इनपुट आउटपुट या रिसोर्स की जरूरत हो। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ लो। रनिंग से वो ब्लॉक पे किसी के कहने पे नहीं जाता है। वो कब जाता है? जब प्रोसेस को खुद ब खुद किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत हो। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रही है। अब उस प्रोसेस को अपनी मर्जी से ऐसा चाहिए कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे ये रिसोर्स की जरूरत है, तो मैं अपने हिसाब से अपने आप को ब्लॉक करके रखूं। ठीक है,
देयर इज नो वर्क ऑफ एनी शेड्यूलर, ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या काम होगा, तो ये काम भी प्रोसेस अपने हिसाब से करेगा। तो लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, ठीक है, जस्ट थिंक लॉजिकली कि भाई कोई भी प्रोसेस है वो खुद ब खुद रन हो रही है, उसको खुद ब खुद ही पता चलेगा कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को नहीं मिल रही है। ओके, इफ उसको मिल रहा होता तो रनिंग करता, अगर नहीं मिल रहा है तो वो उधर है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज बीन टेकन केयर बाय द प्रोसेस इटसेल्फ। ओके, लेकिन ब्लॉक्ड है। ओके, अब ब्लॉक्ड है, ठीक है, ब्लॉक से वो जाती है सस्पेंडेड पे, ब्लॉक से वो जाती है सस्पेंडेड पे। ये किसका काम हो सकता है, सोचो। जैसे मैंने आपको कहा था, ब्लॉक इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ मेन मेमोरी, सस्पेंडेड एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और ये डिसीजन प्रोसेस लेगा कि ये डिसीजन किसी को लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में से, ठीक है। लॉजिकली सोचो, क्या ये डिसीजन प्रोसेस खुद लेगा या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये डिसीजन कब आता है, ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि भैया ब्लॉक में कोई प्रोसेस है, अगर वो बहुत सारी प्रोसेसों को रोक रही है, बहुत सारी बाकी प्रोसेस को रोक रही है फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ठीक है, तब वो ब्लॉक से सस्पेंडेड पे जाती है, ठीक है। अब प्रोसेस को तो खुद को तो पता चलेगा नहीं कि भैया मैं बाकी प्रोसेस को रोक रही हूँ कि नहीं रोक रहा हूँ। ओके, तो ये पता किसको चलेगा, उसको पता चलेगा जो जो पर्टिकुलर प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा है, ठीक है, मतलब बात जो पर्टिकुलर कहाँ पे शेड्यूल कर रहा है, इनसाइड दी मेमोरी, ठीक है, जो प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा है उसी को ये चीज का पता चलेगा, ठीक है। अब शेड्यूल कौन करता है, शॉर्ट टर्म करता है, लॉन्ग टर्म करता है, लॉन्ग टर्म करता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, ओके, और शॉर्ट टर्म क्या करता है, फ्रॉम मेन मेमोरी टू एग्जीक्यूशन पार्ट। ये मेन टू सेकेंडरी का मामला है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म आ जाएगा, सॉरी लॉन्ग टर्म आ जाएगा, माय मिस्टेक। ओके, सो फंडा, ये डिसीजन ओएस लेगा, सिंपल फंडा, परफेक्ट। ओके, अगेन सस्पेंडेड टू डेडलॉक पे अगर हम जाए, डेडलॉक स्टेट, ये भी ओएस डिसीजन लेगा, सीधी बात है। क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता है, प्रोसेस को नहीं पता है कि और भी कोई प्रोसेस है जो मेरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। ओके, जो काम प्रोसेस को पता है वही काम प्रोसेस करेगी, जो काम प्रोसेस को नहीं पता है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। डेडलॉक पे गया, ये भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, डेडलॉक से टर्मिनेटेड गया, ये भी एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही करेगा। देखो प्रोसेस की सारी मेमोरी को सब कुछ को हटा देगा, वैसे इधर इधर कुछ बचा ही नहीं होगा, पर जितना भी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो सबको हटा देगा, वो यहाँ पर कर देगा। ओके, ये वापस डेडलॉक से इधर आया, वो भी एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वापस इधर आया, वो भी एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ब्लॉक से रेडी आया, ठीक है। अब अगर वो ब्लॉक में है और वहां से वो रेडी में गया, प्रोसेस को खुद समझेगा कि भैया देखो, मुझे जो चीज चाहिए थी वो चीज मुझे मिल चुकी है, ठीक है, आई गॉट द थिंग विच आई रिक्वायर, नाउ आई कैन अगेन एग्जीक्यूट, ठीक है। ये काम कोई और नहीं बताएगा, अगर वो ब्लॉक्ड में है, अगर उसको पर्टिकुलर चीज चाहिए तो वो अपने आप कर लेगा, लेकिन वो काम सस्पेंडेड से नहीं हो सकता, क्योंकि सस्पेंडेड पे क्या होता है, उसके बहुत सारे रिसोर्सेज चले जा चुके होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ रिसोर्सेज से बचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म को डिसाइड करना है कि अभी उसको बाकी के रिसोर्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। सो दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय अ प्रोसेस। जहां प्रोसेस को जरूरत पड़ती है उधर ही प्रोसेस आएगा, ठीक है। अगर मैं इधर से टाइम क्यू में डालू, okay, then it's a medium term scheduler. Time queue से this is also a medium term scheduler. तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का सिर्फ दो ही यूज है, शॉर्ट टर्म का रेडी टू रनिंग एंड रनिंग टू रेडी, ओके, एंड मीडियम टर्म का भी रनिंग टू टाइम क्यू एंड टाइम टू रेडी, ठीक है। उन दोनों का यही इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है, ठीक है। सो कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि रेडी के ऊपर बहुत सारी चीजों से बम्बार्डमेंट होती है, तो रेडी को बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से रखना पड़ेगा, इसीलिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को रेडी के ऊपर पूर्णतः ध्यान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और जो भी सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी के साथ जो भी अपना कार्य करना है वो पूरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को दिया गया है।
ओके, सो दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, रेडी टू रनिंग। ठीक है, रेडी टू रनिंग जो है वो पूरा हार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्योंकि कौन सा कब एग्जीक्यूट करेगा उसके ऊपर आपका मेजरली पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्यभार डिपेंडेंट होता है। सिंपल थिंग, कभी भी किसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल थिंग सोचो, क्या ये पर्टिकुलर काम के प्रोसेस खुद ब खुद कर सकता है, हाँ कि ना। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस को खुद पता चलेगा वो कब टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोसेस को खुद पता चलेगा कि कब उसको कुछ चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर कुछ काम कर रहे हो, आपको भूख लगी है, तो आपको ही समझ में आएगा। कोई और डिसीजन ये ले सकता है कि आपको खाना क्या दे, ठीक है, लेकिन ये तो पता ही चलेगा कि आपको भूख लगी है कि नहीं लगी, आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने कब खाना खा रहे हो, भूख खत्म होगी, वो आपको ही पता चलेगा। तो सिमिलरली प्रोसेस को प्रोसेस का ही चीज पता चलेगी, उसके लिए कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, या सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेड्यूलर हम लोग प्राप्ति प्राइमरी मेजरली शॉर्ट टर्म को कहते हैं और सेकेंडरी हम लोग लॉन्ग टर्म को कहते हैं आइडियली। ओके, सो शॉर्ट टर्म इज मेजरली कंसिडर एज अ प्राइमरी, लॉन्ग टर्म इज अ सेकेंडरी शेड्यूलर। ओके, और ये मीडियम टर्म शेड्यूलर दोनों के बीच का होता है, जो खाली उसका काम सिर्फ इतना ही है कि रनिंग से कोई भी अगर बहुत लंबी 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 प्रोसेस है तो उसको खाली चेक करते रहो, और उसके वजह से अगर शॉर्ट टर्म का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन नहीं दे पा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मीडियम टर्म शेड्यूलर आएगा। ओके, सो मीडियम टर्म शेड्यूलर का ज्यादा रोल नहीं होता इन द एंटायर सिस्टम। ओके, वो जस्ट एक बैकअप के लिए वर्क करता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम लोग कभी कभी बैकअप शेड्यूलर भी कह सकते हैं। ओके, सो शॉर्ट टर्म इज कंसिडर एज अ प्राइमरी, medium term is considered as a backup scheduler, ओके, एंड लॉन्ग टर्म को हम लोग सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर हैविंग द शेड्यूलर। लेकिन इन सब का काम एक्चुअल में करेगा डिस्पैचर। ठीक है, बट डिस्पैचर मेजरली टेक्स केयर and gives priority to the work of short term scheduler। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म ने भी डिस्पैचर को बोला कि भैया मुझे एक प्रोसेस को न्यू से रेडी पे लेके जानी है, और उसी टाइम पे शॉर्ट टर्म ने भी बोला कि मुझे रेडी से रनिंग पे लेके जानी है प्रोसेस को। तो पहले वो शॉर्ट टर्म का काम करेगा ऑन प्रायोरिटी, देन इट विल टेक इनटू कंसीडरेशन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क। ओके, बिकॉज शॉर्ट टर्म इज द मोर प्रायोरिटी शेड्यूलर, क्योंकि वो पूरा के पूरा एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। ओके, एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो? तो यहाँ पर आपको कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। ओके, एंड इन दिस डायग्राम दे आर गिविंग यू 4 स्टेटमेंट्स। We need to specify which one of them is true. पहला, इफ अ प्रोसेस मेक अ ट्रांजिशन डी, डी मतलब क्या है, रनिंग टू टर्मिनेटेड। मतलब एक प्रोसेस अगर रनिंग से टर्मिनेटेड की तरफ गई, सो इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए इमीडिएटली। ए मींस इसके ऊपर से वो स्टार्ट टू रेडी, स्टार्ट मतलब बेसिकली न्यू टू रेडी है, ये खाली दिखाने के लिए किया है। तो ये एक हुआ, इसके मतलब से ये होना ही चाहिए, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास कोई प्रोसेस हो ही नहीं तो क्या, और भले ही अगर प्रोसेस हो लेकिन रेडी क्यू फुल हो तो भी उसको नहीं करेगा।
So there are multiple reasons in which this transition might not be possible. Okay, तो पहला जो ऑप्शन वन है वो गलत है. ओके, ऑप्शन बी सेकंड की बात करें, सबको समझ में आया? ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट टू रेडी में उसके पास स्टार्ट में कोई नई प्रोसेस हो ही ना, या तो फिर अगर नई प्रोसेस है फिर भी रेडी क्यू पूरा फुल है तो वो कर नहीं सकता. ठीक है, देयर माइट बी मल्टीपल रीजन. ओके, या फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर खुद ब खुद किसी और काम में बिजी है तो वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता. इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. ओके, अ प्रोसेस इन ब्लॉक स्टेट कैन मेक द ट्रांजिशन ई. ठीक है, सो ब्लॉक टू रेडी एक प्रोसेस ट्रांजिशन करता है. Okay, while another process is in running state. Yeah, while other is running state, हो सकता है एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तब दूसरा प्रोसेस को ऐसा लगा कि भाई उसको जो चाहिए था वो मिल गया तो वो वापस रेडी में जा सकता है. या दिस इज पॉसिबल. Everybody able to understand? The second one is possible, but the first one was not possible. Okay, what about the preemptive and non-preemptive scheduling? Whether this OS is a preemptive or non-preemptive scheduling. The true second one is true, first one is false, so A और B गलत हो गए. अब सी और डी में चेक करना है, 3 और 4 में चेक करना है. तो क्या लग रहा है ये प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है? ठीक है, रनिंग से रेडी पे डायरेक्टली लेके जा सकते हैं. इट मींस दैट द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टिव. ओके, रनिंग टू डायरेक्ट रेडी ये प्रोसेस जा सकती है. इट मींस दैट प्रीएम्प्टिव. कभी भी आप अगर ये ट्रांजिशन देखो रनिंग टू रेडी वाला, it means that the process is preemptive. Okay, this is standard rule. इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्टिव है. ओके, सो कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप रनिंग टू रेडी का ये स्टेट देखोगे तो मतलब प्रोसेस आपकी जो है वो प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में कंसिडर हो जाएगी. ओके, सो बेसिकली दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स. सो आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा 2 and 3. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है. रनिंग टू रेडी और रेडी टू रनिंग चला गया, इसका मतलब ही सिंपल है कि ये प्रीएम्प्टिव करता है. इट इज अ बेसिकली प्रीएम्प्टिव. ठीक है, सो आंसर इसका प्रीएम्प्टिव आ जाएगा. ठीक है, बट ये बैच नहीं होगा और यूनिप्रोग्राम नहीं होगा. कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो, रेडी टू रनिंग जा रहा है. ओके, मतलब रनिंग से रेडी, रेडी टू रनिंग ये फ्लो हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? इसका मतलब ही ये हो गया कि पर्टिकुलर यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोग्राम है. एक से ज्यादा प्रोग्राम होंगे तभी आप रेडी टू रनिंग किसी और को जाने दोगे. रेडी टू रनिंग जाएगा ही कब? जब मेरे पास कोई दूसरा प्रोग्राम आया, दूसरा प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी करंट प्रोग्राम से बड़ी है. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली मैं करूंगा. तो ये यूनि प्रोग्राम में हो ही नहीं सकता ऐसा चीज. ओके, सो ड्यू टू रनिंग टू रेडी, because of running to ready, multiple process are possible. सिस्टम ऐसे बनाया कि मल्टीपल प्रोसेस पॉसिबल होगी. ओके, सो वी कैन नॉट से इट्स ए यूनिक प्रोग्राम. ओके, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आइडियली बहुत ही सिंपल होता है. न्यू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू टू रेडी, रेडी टू रनिंग एंड रनिंग टू टर्मिनेटेड. और कुछ भी उसमें नहीं होता क्योंकि हम बीच में कुछ उसमें इनपुट देते ही नहीं है.
ओके जो पहले से मिला वही चीज उसको पहले मिल गई, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ बीच में इनपुट उसको देते ही नहीं है। जो पहले से रन हुआ वो सीधा सीधा रन होते जाएगा, हम कभी उसको प्रियम्पशन नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें कुछ इनपुट दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते इसके अंदर, ठीक है। तो बैच अगर होता तो सिंपल इतना फ्लो होता, ठीक है। दिस इज द सिंपल फ्लो फॉर बैच, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके सो दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज हैविंग अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर, वो आंसर था। लेकिन ये दोनों का भी समझ लेना कि किस वजह से हमने इन दोनों को भी मना किया। ओके स्पूल डिवाइस क्या होती है? बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आपको एक ही बार एक दो बार ही आया हुआ है, ज्यादा आया नहीं है। ओके स्पूल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है, एट एनी पर्टिकुलर डिवाइस, ओके, विच would take input, okay, do some processing, okay, as a queue, मतलब वो क्यू में इनपुट लेगा, डू सम प्रोसेसिंग, ओके, एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। उसको हम बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पूल डिवाइस कहते हैं। ओके सो अगर आपके पास बहुत सारा इनपुट है तो हम बहुत सारा इनपुट एक साथ दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको क्यू में ले लेगा, ठीक है। सो ऐसा काम यहाँ पर कौन करता है? जो एक साथ अपने क्यू में सारे इनपुट को ले लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। सो बेसिकली द लाइन प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है, वो क्या करता है, आपने अगर 10 लोगों ने एक साथ उसको जॉब प्रोड्यूस किया तो वो क्या कर लेगा, उसको जॉब एक साथ उसको स्टोर करके रखेगा, और जो भी स्टोर करके रखा वो जॉब को वो एक क्यू बाई क्यू उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। टर्मिनल क्या करेगा, मुझे एंटर द इनपुट डेटा ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम। तो जब भी उसको कुछ इनपुट की जरूरत आई तब उसने उस चीज को मांगा, और जैसे ही हमने उसको इनपुट दिया तुरंत उसने इनपुट को एग्जीक्यूट कर दिया। ओके मल्टीपल इनपुट को वो क्यू में कुछ नहीं रखेगा, वो जितना भी इनपुट होगा एक साथ दे देगा, सिंपल, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन द वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमेशा एक ब्लॉक में काम करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक एक सेकेंडरी स्टोरेज एक का स्टोर करता है मेमोरी में, ओके, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्यू। और ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस क्या करता है, ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस क्यू में काम नहीं करेगा, वो जितना भी होगा ग्राफिकल पार्ट उसको एक साथ डिस्प्ले करेगा, बट इन डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन, ओके, तो वो पोर्शन वाइज डिवाइस करके उसको डिवाइड करेगा। तो लाइन प्रिंटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पूल डिवाइस। ओके ऑप्शन बी का एक बार रिपीट करता हूं, ऑप्शन बी क्या कहता है कि कोई भी टर्मिनल में इनपुट डेटा दे रहे हैं, मतलब मान लो कि कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम रनिंग, ओके, उसको कुछ आउट इनपुट चाहिए, तो जैसे ही आप उसको इनपुट प्रोवाइड करोगे वो तुरंत उसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे रख देगा, ठीक है। उसको कहीं पे वो स्टोर करके नहीं रखेगा, सिवाय कि प्रोग्राम को स्पेसिफिकली उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर उसको चाहिए कि भाई बाद में मुझे इसको यूज करना है तो वो स्टोर करके बाद में रखे, उसके अंदर एक वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा, वो किसी में भी रख सकता है, ठीक है। सो दैट्स कंसेप्ट ऑफ ईयर। तो वो जरूरी नहीं कि उसको जितना भी इनपुट होगा वो एक क्यू फॉर्मेट में उसको स्टोर करके रखेगा, पहला इनपुट आया दूसरा आया, एक साथ पहले से इनपुट नहीं मिल जाएगा उसको, जब जरूरत पड़ी तब वो इनपुट मांगेगा, उसको आउटपुट चाहिए, जब जरूरत पड़ी तब वो इनपुट मांगेगा, उसको आउटपुट मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ओके सो दिस इज द कंसेप्ट विच वी आर मेकिंग हियर। सो स्पूल डिवाइस हमेशा इस टाइप की डिवाइस होती है, जैसे कि आप एक समझ लो प्रिंटर, ओके, स्कैनर, स्कैनर को आप इनपुट दोगे तो वो इस तरह के एक साथ आपको आउटपुट दे देगा। तो दिस टाइप ऑफ डिवाइस यहाँ पे क्यू यूज होता है, दैट्स व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ स्पूल डिवाइस। ओके ये कंसेप्ट आया था फ्रॉम दी काफका। अगर आप लोग को काफका रैबिट एमक्यू के बारे में पता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्यूज, ठीक है, तो ये उधर को उन सबको डिवाइसेस को एक स्पूल डिवाइस कहते हैं, जो क्यूज के ऊपर यूज करके दे प्रोवाइड दी आउटपुट, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप में भी इसी तरह का मैकेनिज्म चलता है। व्हाट्सएप पे कैसे चलता है, मान लो कि अभी आप ऑफलाइन हो व्हाट्सएप पे, 10 लोगों ने आपको मैसेज किया तो आपके व्हाट्सएप पे क्यू पे पूरा का पूरा डेटा रहेगा, जैसे ही आप ऑनलाइन हुए उन सबका मैसेज आपको पॉप आउट करके दिखने लगेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द कंसेप्ट हैपेंस विद दी व्हाट्सएप एंड एवरीवेयर।
इट्स रिलेटेड विद द फाइल, लेकिन इसका कुछ स्पेसिफिक फाइल के साथ देना देना नहीं है, लाइक इट कैन बी अ जनरल क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, इट्स अ गेट 2021. ये फाइल और प्रोसेस दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है, बट वी कैन डू इट राइट नाउ इटसेल्फ. सो हमारे पास एक लिस्ट बेस्ड डायरेक्टरी है एक फाइल सिस्टम के अंदर, जहां पे हर एक डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट ऑफ नोड्स है, where each node contains the file name along with the file metadata such as list of pointer to the data blocks and everything. So एक फाइल का क्या क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स, एक फाइल का डेटा कितना है, वो सब इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर नोड में रखता है. ओके, डायरेक्टरी जो है वो फू है. Which of the following operation will necessarily require a full scan of foo for successful completion? ओके, सो डायरेक्टरी वो सबको भूल जाओ. मान लो कि आपने एक फोल्डर बनाया है अपने सिस्टम में या किसी में भी. ओके, आप उस सब में ये कर रहे हो, फाइल को ओपन कर रहे हो, फाइल को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फाइल को रीनेम कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो. ये आप कॉमन ऑपरेशन है जो हम लोग कर रहे हैं. इसके लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें करने की जरूरत नहीं है. तो क्या लगता है किसमें आपको फुल स्कैन की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, फुल स्कैन मतलब पूरी की पूरी डायरेक्टरी को स्कैन करना. और हाँ, एक चीज याद दिला दूं, दिस इज एन एमएसक्यू क्वेश्चन, सो एक आंसर मत देना. ओके, फुल स्कैन का मतलब आपने कोई ऑपरेशन किया, उसके तरफ से मुझे पूरे के पूरी डायरेक्टरी में जितनी भी नोड्स है, सभी नोड्स को स्कैन करना पड़ेगा. ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, जब भी मैं किसी भी फाइल को ओपन कर रहा हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट रिक्वायर टू डू एनी स्कैन ऑन द डायरेक्टरी. तो मुझे डायरेक्टरी में उस टाइम पर कोई भी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मैं उसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर रहा हूं. लेकिन जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूं फाइल को, देन आई नीड टू चेक whether the name of a new file is same as some other file in the directory or not. ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखना. तो जब भी मैं उसको क्रिएट कर रहा हूं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मैं पर्टिकुलर कर रहा हूं वो उसका नाम सेम है कि नहीं. क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एक ही डायरेक्टरी में दो फाइल विद द सेम नेम एंड सेम एक्सटेंशन उसके अंदर डाल दिया, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भी कौन सी फाइल है किस तरह से. अगर उसको आप पाथ के थ्रू एक्सेस करोगे तो यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दोनों फाइल्स का सेम पाथ होना ही नहीं चाहिए. सो दैट्स वाई उसको चेक करना पड़ेगा ये चीज. सो इट विल रिक्वायर अ फुल स्कैन. सो बेसिकली क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल इज वन ऑफ द थिंग जहां पर आपको जरूरत पड़ती है. ठीक है, और क्या आंसर आ सकता है? ए नहीं आएगा. जब भी मैं किसी फाइल को रीनेम करता हूं, तो रीनेम करके भी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी तो रह ही सकती है कि मैं किसी और फाइल के जैसा नाम बना दूं. सो रीनेम इज सेम एज अ क्रिएट विथ रिस्पेक्ट टू द फाइल नेम. विथ रिस्पेक्ट टू फाइल नेम. ओके, सो दैट्स वाई अगर मैं रीनेम करूंगा तो ये उसके जैसा ही हो जाएगा. तो आई वुड रिक्वायर अ फुल स्कैन देयर ऑल्सो. ओके, नाउ अगर मैं डिलीट करता हूं तो मुझे फुल स्कैन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या लगता है? हमने देखा कि हाँ भाई, ओपनिंग में नहीं चाहिए. ओके, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट. क्रिएशन में चाहिए, रीनेम में चाहिए. डिलीट वी रिक्वायर और वी डोंट रिक्वायर्ड. मैं किसी भी फाइल को डिलीट कर रहा हूं. ओके, सिंपल सा फंडा है. अगर मैं किसी को भी डिलीट करता हूं तो जस्ट आई नीड टू रिमूव द मेमोरी. आई जस्ट नीड टू रिमूव एंड रिलीज
its allocated memory. ओके तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग आई डोंट रिक्वायर एनी check for any other file in the directory. Okay, so basically you would have this as, so your answer would be basically B and C. ओके एक सिंपल सा लॉजिक है, उस केस में अपना आंसर आ जाएगा बी एंड सी. Okay, so this is the concept related with the some of the basic questions. Now we will try to understand a very important concept, which is process communication. ठीक है, अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है मेरे सिस्टम में, ओके सो हाउ द प्रोसेस कम्युनिकेट विद. तो पहली चीज तो व्हाई कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड. ओके सो बेसिकली कम्युनिकेशन करने की बहुत सारी रीजंस हो सकती है. देयर हैज टू बी सर्टेन डिपेंडेंसी, कि भाई एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस पे कोई डिपेंडेंसी है. ओके या तो फिर देयर इज अ पर्टिकुलर केस कि भाई एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और दे बोथ आर कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर. with each other for some work. Okay, there might be a chance that both are having some common shared resource. Okay, where each one needs to check ठीक है. So by because of these reasons there can be the communication required. So you will say that the yes communication is required. There can be many different reasons also, but yeah, these are some of the common reasons. Okay, अब जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, 2 मिनट इसको बाद में लिखना, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको टाइम देता हूं लिखने में. जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो दो तरीके से हो सकता है. एक होता है आईपीसी, ओके एक होता है आरपीसी. आईपीसी इज लाइक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. Okay, inter process means sorry inter process communication. Okay, अगर मैं आईपीसी बोलूं तो वो दो तरीके से हो सकता है. एक होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल, ओके और यू कैन से चैनल कम्युनिकेशन मॉडल. चैनल कम्युनिकेशन मॉडल को आप बस बेस्ड कम्युनिकेशन बस बेस्ड मॉडल भी बोल सकते हो. ओके और याद रखना ये बस कोई जीएसआरटीसी की या फिर एएमटीएस की बस नहीं होती है फ्रेंड्स. ये जो होती है ये डेटा बस होती है. ओके यहाँ पर ये वो सब बस नहीं चलती है. ओके आरपीसी इज बेसिकली रिमोट प्रोसेस कम्युनिकेशन. जो हैंडल होता है बाय अ रिमोट प्रोसीजर कॉल्स. Okay, so this is the basic funda about it.
ओके, अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और रिमोट प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या होता है. सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन्स दो अलग अलग प्रोसेस ऑफ द सेम सिस्टम वांट्स टू कम्युनिकेट. जैसे कि एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. जूम wants to communicate with the camera application of the process. Zoom wants to communicate with the sound application of the project of the same system. ठीक है, simple. Zoom needs to communicate with the share screen of the same system. Yeah, so basically it's a same particular process, same particular system. Two different processes are communicating with each other because they are correlating and doing some particular task. ओके, तो आईपीसी ऑलवेज सेम सिस्टम पे काम करता है. आरपीसी इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट सिस्टम. ओके, सो सेम सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेम सिस्टम में दो तरीके करती है चीजें. अगर मैं बोलता हूं शेयर्ड मेमोरी मॉडल, उसको हम बोलते हैं एसएसएम. मतलब दो अलग प्रोसेस के बीच में, ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, देयर इज सम शेयर डेटा which both can access and communicate. ओके, ये वेरी कॉमन एडवांटेज, यहां पर ट्रांसफर फास्टर होगा. फास्टर कम्युनिकेशन. क्यों फास्टर कम्युनिकेशन? क्योंकि दोनों ने अपना खुद का कुछ पोर्शन के इंटरनल में ही कम्युनिकेट हो रहे हैं. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, सेम डेटा पे अगर सेम ऑपरेशन होता है, सेम डेटा यूसेज एट सेम टाइम, might cause deadlock, or you can say the lost update problem. अगर कॉन्करेंसी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है तो ये सब इश्यू हो सकता है. दिस कैन बी रिजॉल्व बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी. इसके बारे में हम लोगों ने डेटाबेस में भी देखा था, इसके बारे में इसमें भी आगे देखेंगे. ओके, every process need to share a particular portion of the memory as per the requirement. ओके, सो यहां पर क्या हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेस को अपनी need to share a portion of memory. Which it cannot used for itself. ठीक है, तो वो अपने खुद के लिए वो यूज नहीं कर सकते, बट या उसको शेयर करना पड़ेगा. So you can say the disadvantage are more and the faster communication is the only sole advantage which we can say. Okay, one of the sole advantage. Okay, yeah, faster performance is a faster, you can say communication. You can say the same thing, faster performance, or you can say good performance. That's why it cannot be used for more processes. अगर एक प्रोसेस को बहुत सारी प्रोसेसेस से कम्युनिकेशन करना है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ डिसएडवांटेजेस. ओके, ओके, दूसरा जो आता है विच इज बेसिकली दी बस बेस्ड ट्रांसफर.
ओके, बस बेस्ड ट्रांसफर क्या होता है? बस बेस्ड ट्रांसफर मीन्स ये आपकी प्रोसेस P1 है, वो कोई डेटा ट्रांसफर करेगी P2 के साथ। ओके, सो ये होता है एक डेटा बस। This is one of the most common strategy or most common way of communication. दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कॉन्करेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये कॉन्करेंसी का प्रॉब्लम तो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि अगर डेटा किसी ने भी कोई अपडेट किया, अगर कोई कॉमन डेटा है तो यहाँ पर भी कॉन्करेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो कॉमन डेटा, क्योंकि कॉमन डेटा कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। मान लो ये दोनों प्रोसेस को एक कॉमन डेटा को एक्सेस कर रहा है जो यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, तो इसने भी किया इसने भी किया। Okay, so that's why the common data concurrency issue would be there if not handled correctly. इसीलिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी के रिलेटेड ही है। तो वो तो बेसिकली अपने को करना ही पड़ेगा जब भी कोई मल्टीपल चीजें रहती है तब। ओके, या सो कम्युनिकेशन यहाँ पर शेयर स्लो रहेगा। ओके, कम्युनिकेशन स्लो, डेटा बस माइट बी ऑक्यूपाइड, लाइक डेटा बस कभी भी ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। सो नॉट अवेलेबल एज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर वी कैन यूज फॉर मल्टीपल डिवाइस, वी कैन यूज फॉर ऑल द प्रोसेसेस, सभी प्रोसेस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं इन सिस्टम। तो सिस्टम में जितने भी प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस के लिए हम लोग कर सकते हैं। बाय डिवाइसिंग डेटा बस इंस्टेंसेस करेक्टली। सो हम लोग क्या करेंगे, डेटा बस के सारे इंस्टेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करके या प्रॉपरली डिवाइस करके हम लोग उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द बेनिफिट विच वी गेट हियर। ओके, सो बट द ओनली सोल बेनिफिट जो हम लोग यहाँ पे मेजरली मिल रहा है वो सारे प्रोसेस में कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस में नहीं कर सकते। सो बेसिकली अगर अपने पास एक दो तीन प्रोसेस है, अगर उसमें छोटे टाइम के लिए चाहिए तो कर सकते हैं। अगर उसको डेटा की जरूरत नहीं है और उससे वो जो शेयर डेटा है उसके बाद भी वो प्रोसेस परफेक्टली वर्क कर पाती है, देन इट इज फाइन, ठीक है। अगर ऐसा सीन नहीं है देन वी आर रेकमेंडेड विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। सो दिस इज द concept which we are doing here. Okay, so because of this, of all the part, this is used majorly. Okay, ये सबसे ज्यादा यूज मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, विद इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, और ये पर्टिकुलर समवॉट लेस यूसेज। Okay, this is one of the common model which we had seen, which is related with the inter process communication. Remote process communication, which is something like a remote procedure calls. अगर मैं आरपीसी बोलूं, ओके, सो आरपीसी का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम है, लेट्स से आई एम हैविंग वन सिस्टम 1, उसके अंदर एक प्रोसेस है P1, दूसरी सिस्टम 2 है, उसके अंदर एक प्रोसेस है लेट्स से P2। हम इन दोनों प्रोसेस को कम्युनिकेट करा रहे हैं। अब प्रोसेस जो अपने बैकएंड से एप्लीकेशन लेयर को पूरा के पूरा ये कंसेप्ट देता है। ओके, और जो यहां पर एप्लीकेशन लेयर उस प्रोसेस के बैकएंड पे पूरा कंसेप्ट डालता है। तो कभी भी कोई रिमोट प्रोसीजर कॉल या रिमोट प्रोसेस कम्युनिकेशन अगर मुझे करना है,
then I would take into consideration about the networking devices. ठीक है, कि नेटवर्किंग हर एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अपने खुद के नेटवर्किंग इंटरफेसेस होते हैं, और यू कैन से हर एक डिवाइस पे अपने खुद के नेटवर्किंग कार्ड्स होते हैं या नेटवर्किंग ड्राइवर्स होते हैं, उसके थ्रू हम ये पूरा के पूरा कंसेप्ट कर सकते हैं। अगर इसी चीज को मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के करस्पॉन्डिंग समझना है, ठीक है, इसी चीज को इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम करस्पॉन्डिंग, तो ओएस में क्या कहते हैं इसको हम? OS basically tells sending all the data over network, okay, and collecting at receiver device, okay, in proper format. तो ये OS कहता है। OS के टर्मिनोलॉजी में इसको मैं बोलूंगा मार्शलिंग। मतलब वो सारा मार्शलिंग जैसे का मतलब क्या होता है कि उसको क्लियर कर देना, मतलब सारा डेटा वो अपने सेंडर एंड से क्लियर कर देता है, ओके। एंड रिट्राइविंग, marshalling is basically at the sender's end and retrieving is basically at the receiver's end. Okay, sorry for the disturbance. So RPC is basically a system 1 and a system 2, जहां पर हम ये पूरा काम करते हैं ओवर नेटवर्क। सो ये पूरा के पूरा जो कंसेप्ट है वो नेटवर्किंग का ही कंसेप्ट है, जिसमें अपने को और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसके बारे में आपको ओएस में कुछ ज्यादा आपको आएगा भी नहीं। इट इज बेसिकली अ कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। ओके, सो ये जो हमने कंसेप्ट समझे कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं, जो आईपीसी आरपीसी, हम एक बहुत कॉमन चीज समझने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू द चैनल कम्युनिकेशन मॉडल और बस बेस्ड मॉडल। ओके, तो जो आईपीसी कम्युनिकेशन है उसके बारे में हम एक बहुत कॉमन चीज समझने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और ये टॉपिक यूज करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द बस बेस्ड ट्रांसमिशन। Okay, so this concept is called as system call. Okay, so ये बेसिकली आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और यू कैन से इट्स अ बस बेस्ड ट्रांसमिशन, जिसको हम कहेंगे सिस्टम कॉल। ओके, हमारे पूरा जो सिस्टम है, मतलब जो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो उसमें दो मोड्स होते हैं जनरली। वैसे दो से भी ज्यादा बहुत सारे मोड्स होते हैं, बट प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली हम समझने की कोशिश करें, सो बेसिक दो मोड्स होते हैं, जिसको हम एक बाउंड्री से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूजर मोड एंड कर्नल मोड। ठीक है, यूजर मोड को नॉन प्रिविलेज्ड मोड भी कहा जाता है। कर्नल मोड को प्रिविलेज्ड मोड भी कहा जाता है। ओके, यूजर मोड के अंदर सारी की सारी यूजर प्रोसेसेस होती है। कर्नल प्रोसेस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको यूजर को एक्सेस नहीं होता। इट इज ओनली बीन एक्सेस बाय द पर्सन हु हैज डिजाइंड और डेवलप दी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फॉर एग्जांपल, अभी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे देख रहे हो हमारा वीडियो, ठीक है, तो ये एक्सेस किसको होगा? माइक्रोसॉफ्ट को होगा। कर्नल मोड पे खाली एक्सेस किसको होगा? माइक्रोसॉफ्ट को होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर कल चाहे तो अपना सारा के सारा ये विंडोज का बंद करवा सकती है। ठीक है, कल चाहे तो नया विंडोज बना सकती है। ओके,
तो इसी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ही ये काम कर सकती है विच रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर फाइल्स। ओके, nobody else can able to do this particular part in the kernel mode। ओके, सो होता क्या है कि यूजर को अपना काम करने के लिए, मतलब यूजर की प्रोसेस को अपना काम करने के लिए कभी कभी कर्नल मोड से उनको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। तो व्हाट इट डज, कर्नल मोड में दे हैव डन सम पर्टिकुलर फंक्शंस। सो कर्नल ने अपने खुद के कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं एंड कुछ फंक्शंस को यूजर के लिए एक्सपोज किया हुआ है। So user can do what? User can directly call that function and get the output। Okay, so user हमेशा उस फंक्शन को कॉल कर सकता है एंड गेट द आउटपुट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्नल मोड में एक कॉमन फंक्शन है strcpy, ठीक है, जो एक इनपुट लेता है, जो भी आपको कॉपी करना है वो, ठीक है। तो क्या होगा, यूजर मोड जब भी कोई बंदा Ctrl+C दबाएगा तो वो क्या करेगा, इट विल डायरेक्टली गो टूवर्ड्स द कर्नल मोड, execute the function with whatever is being selected by the user for doing Ctrl+C। Okay, it will do what, it will copy that in the clipboard। clipboard एक common directory होती है, common you can say common access location where user kernel both can access and provide a return। ठीक है, सो क्लिपबोर्ड का एक्सेस यूजर कर्नल दोनों के पास होता है, बट 99% ऑफ द केस दिस क्लिपबोर्ड, द डिफॉल्ट क्लिपबोर्ड इज द पार्ट ऑफ द कर्नल ओनली। अगर यूजर को क्लिपबोर्ड को एक्सेस करना है तो उसको वाया दिस फंक्शंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये विंडोज का एक शॉर्टकट की है Ctrl+C। ठीक है, यही Ctrl+C अगर आप मैक ओएस में करोगे तो नहीं करेगा, यू नीड टू डू Command+C, क्योंकि मैक ओएस ने ऐसा अपना Command+C का अपना सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, यही सैंडबॉक्स ओएस में, अगर किसी को आइडिया हो कि सैंड ओएस नाम का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वहां पे Shift+C चलता है। ओके, अगर कभी किसी ने इसको यूज किया हो तो वो पुराना वर्जन उसका, तो उसमें Shift+C चलता था। Okay, so different types of operating system have their different types of the concept, और अपने खुद के कैरेक्टर्स के हिसाब से वो इसको अपने खुद के फंक्शन को बोलेगा। अब आइडेंटिफाई कैसा होगा कि अभी कौन से मोड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हमेशा एक डिफॉल्ट मोड करके वेरिएबल होता है इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोड की वैल्यू 0 है मतलब यूजर मोड है, अगर मोड की वैल्यू 1 है मतलब कर्नल मोड है। तो सिंपल यूजर टू कर्नल मोड में जाने का सिंपल एक वेरिएबल चेंज है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको यूजर टू कर्नल मोड एंड कर्नल मोड टू यूजर मोड आना है, यू जस्ट नीड टू मॉडिफाई दिस वेरिएबल, सिंपल। ओके, एक सिंपल वेरिएबल है जो आपको मोड स्पेसिफाई करेगा 0 एंड 1। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सब मोड्स बनते हैं। There are a lot and lot types of sub mode which is created inside it, जो हमारे अभी सिलेबस के बाहर है, क्योंकि टोटल अगर आप देखे जाए तो टोटल पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लेटेस्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में 1000 से भी ज्यादा मोड होते हैं, जो हर एक यूजर के स्पेसिफिक अलग अलग मोड्स होते हैं। ठीक है, कस्टम यूजर के करस्पॉन्डिंग अलग अलग होते हैं, गेस्ट यूजर के करस्पॉन्डिंग अलग अलग मोड्स होते हैं, कोई भी चीज कोई भी इन्वोक करता है उसका अलग अलग रहता है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स। ओके, बट generally we are having the user and a kernel mode based identification। वो मेजरली है हमारे पास 3 या 4 टाइप की सिस्टम कॉल। तो सबसे पहली सिस्टम कॉल अपने को समझनी है, विच इज आर द कॉमन सिस्टम कॉल्स। कॉमन सिस्टम कॉल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दे दिया, strcpy, strpaste। ठीक है, जैसे कॉपी होता है, पेस्ट होता है, strct। ओके, सो strcpy, strpaste, strcut, कट कॉपी पेस्ट आपका नॉर्मल हो गया, क्रिएट,
जो पर्टिकुलर एक फोल्डर या एक फाइल को क्रिएट कर देगा. ओके, देन वी आर हैविंग डिलीट. These are the most common system calls which we are having. Okay, these are the common system calls. ये सबको ये पता होगा, ठीक है. It's like a very common thing. अगर आपको कभी भी इन सबका नाम आए तो आपको ये पता चल जाएगा, nothing else. ठीक है. दूसरा आता है which is the system call family. और यू कैन से अ फैमिली ऑफ सिस्टम कॉल, जहां पर आपके पास दो बहुत कॉमन सिस्टम कॉल है जो अपने को समझने हैं. वन इज फॉर्क एंड द सेकंड वन इज द एग्जिट फैमिली. एक आता है फॉर्क फैमिली, ओके, और एक आता है एग्जिट फैमिली. ये फॉर्क का दूर दूर तक काटा चम्मच से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना. ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिस्टम कॉल विच इज एग्जिट. F1 is for help. ठीक है. So these are the some of the most common system calls which we are doing. Okay. इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, बट द थिंग इज ये सबका ऊपर ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा. ओके. दूसरा हम लोग ये समझते हैं कि ये फॉर्क और एग्जिट फैमिली का मतलब क्या होता है. मेजरली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर्क के फैमिली में आता है क्रिएट. ओके, एक आता है क्रिएट प्रोसेस. फॉर्क की फैमिली में एक होता है क्रिएट प्रोसेस, एक खुद ब खुद एक फॉर्क होता है, एक होता है वी फॉर्क, और एक होता है क्लोन. क्रिएट प्रोसेस क्या करता है? इट क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस and returns the process ID to the calling function. ठीक है. सो ये क्रिएट प्रोसेस क्या करेगा? एक नई प्रोसेस को क्रिएट करके देगा. मतलब एक नई प्रोसेस को क्रिएट करके देगा का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को न्यू से रेडी में अगर लेके जानी है तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक मेमोरी देनी पड़ेगी. मेमोरी अपने खुद के पास से भी वो दे सकता है, या तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? इट नीड्स टू क्रिएट द प्रोसेस एंड इट विल डायनामिकली नीड टू अलोकेट द मेमोरी फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. एज ऑपरेटिंग सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ द मेमोरी पार्टीशन. जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई कंट्रोल यूनिट मेमोरी से कम्युनिकेट करता है एंड कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वो क्या करना पड़ेगा? उसको एक प्रोसेस आईडी जनरेट करने के लिए what it needs to be done, it needs to be communicate with that particular operating system process. ठीक है. अगर ये प्रोसेस जनरेट हो गई, उसके दो आउटपुट आ सकते हैं, एक पॉजिटिव एक -1. ठीक है. नेगेटिव हमेशा -1 ही होगा. अगर पॉजिटिव हुआ इट मींस दैट प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड द नंबर इज प्रोसेस आईडी. ठीक है. पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि प्रोसेस होगी वो क्रिएट हो चुकी है एंड द नंबर इज प्रोसेस आईडी. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मींस प्रोसेस इज नॉट क्रिएटेड, देयर इज सम एरर. ठीक है. तो बेसिकली तो ये एक फंक्शन ही है फ्रेंड्स. ये बेसिकली जो है वो क्रिएट प्रोसेस एक फंक्शन है. तो फंक्शन में कभी सक्सेस भी हो सकता है, कभी फेलियर भी हो सकता है. तो हमें दोनों का चीज ध्यान रखना पड़ेगा. तो प्रोसेस इज नॉट क्रिएटेड कुछ भी हो सकता है, लाइक हमने इनपुट सही नहीं दिया हो, उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से एक्सपेक्ट करती हो वैसे काम ना करता हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई मेमोरी ना बची हो उसको काम करने के लिए. ठीक है. ये फंक्शन जो है वो प्रॉपरली लिखा ना गया, उसके अंदर कुछ बग्स हो, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन बी हैपन. ओके. सो प्रोसेस इज नॉट क्रिएटेड एंड इट विल रिजल्ट द नेगेटिव. तो अगर उसको नेगेटिव रिजल्ट मिला तो देयर इज सम एरर. फिक्स लॉजिक है. प्रोसेस आईडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोसेस आईडी की वैल्यू -1 हो.
ठीक है, तो उसको -1 मिला तो वो प्रोसेस आईडी को समझे या एरर समझे, ऐसा कभी सीन नहीं होगा। प्रोसेस आईडी अगर जनरेट हुआ तो हमेशा पॉजिटिव जनरेट होगा, अगर वो नहीं जनरेट हुआ तो नेगेटिव -1। सिंपल। मोस्ट ऑफ द केस में नेगेटिव -1 ही करता है, लेकिन नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू आए, ठीक है, क्योंकि कुछ सिस्टम्स अलग अलग तरीके से भी वर्क करते हैं। नेगेटिव में कोई भी नंबर आए, ठीक है, तो वो समझ लेगा कि देयर इज सम एरर। सिंपल। ओके, लेकिन पॉजिटिव नंबर वो नहीं ही देगा इन केस ऑफ एरर, स्टैंडर्ड। Okay, so it's basically what create process is a creation of the process. Okay, सब लोग यहाँ पर इस चीज को लिख दो कि भाई क्रिएट प्रोसेस क्या करता है, किस तरह से करता है। जस्ट 2 मिनट हम फॉर्ट को भी समझ लेते हैं, देन उसके बाद साथ में लिख देना। फॉर्क, फॉर्क सिस्टम कॉल का मतलब क्या होता है? इट क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फॉर्क और क्रिएट प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट प्रोसेस करता है वो एक पेरेंट प्रोसेस होती है, मतलब किसी प्रोसेस के अंदर वो प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो प्रोसेस हुई वो बेसिकली एक चाइल्ड प्रोसेस हुई। चाइल्ड प्रोसेस का काम क्या रहता है? व्हाट इज द ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस? पेरेंट इन्वोक इट फॉर डूइंग सम वर्क। फॉर सम वर्क। ओके, पेरेंट को खुद का कुछ काम करना है, उसके खुद के काम के लिए उसको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेगा? उसके ही कुछ छोटे से टास्क के लिए वो एक चाइल्ड प्रोसेस को बना देगा और उस चाइल्ड प्रोसेस को बोल देगा कि भैया ये जो प्रोसेस है चाइल्ड प्रोसेस, तुम ये काम करोगे। सो बाय डिफॉल्ट पेरेंट उस चाइल्ड प्रोसेस को कुछ वर्क असाइन कर सकता है। ठीक है, सो पेरेंट का कुछ भी काम वो चाइल्ड प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा? अगर कोई पेरेंट प्रोसेस है वो फॉर्क को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो फॉर्क में दो चीज हो सकती है, या तो वो सक्सेस हो सकता है या तो वो फेलियर हो सकता है। अगर फेलियर होगा तो चाइल्ड क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर फॉर्क फेलियर हो गया तो चाइल्ड प्रोसेस बनेगी ही नहीं और पेरेंट को -1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो सक्सेस हुआ तो चाइल्ड इज क्रिएटेड। सक्सेस हुआ उसी केस में चाइल्ड क्रिएट होगा। तो ये क्या करेगा? इट विल सेंड दी चाइल्ड प्रोसेस आईडी टू पेरेंट। तो चाइल्ड की प्रोसेस आईडी विच इज अ पॉजिटिव नंबर वो पेरेंट को दे देगा एंड एक चाइल्ड प्रोड्यूस कर देगा। चाइल्ड को वैल्यू मिलेगी 0। ओके, चाइल्ड विल ऑलवेज गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू 0। ओके, एंड चाइल्ड का जो प्रोसेस आईडी है वो मिलेगा पेरेंट को। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर वो फेलियर हुआ तो चाइल्ड बनने वाला ही नहीं है, तो चाइल्ड को कुछ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और पेरेंट को -1 मिलेगा। अगर ये नेगेटिव नंबर मिला, अगेन द पेरेंट विल अंडरस्टैंड कि भैया ये नेगेटिव नंबर है, इट मींस दैट द चाइल्ड इज नॉट क्रिएटेड। ओके, पेरेंट को कभी भी ये चीज मिला, नेगेटिव मिला, मतलब पेरेंट समझ जाएगा कि चाइल्ड भैया बना ही नहीं है, तो वो दोबारा एक्सेस करेगा, दोबारा कोशिश करेगा इसको करने की, या तो फिर कुछ और तरीका यूज करेगा उसको अपने अपने टास्क कंप्लीट करने का। Okay, so that's what the concept is related to the fork. So fork is basically to create a particular child process. Okay, and fork से जो child process बनता है, fork से जो child process बनता है उसकी एक यूनिक आईडी होगी, यूनिक मेमोरी होगी। ओके, उसका यूनिक एंट्री इन पीसीबी होगा, मतलब पीसीबी में भी ये पर्टिकुलर उसकी एंट्री होगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में भी। ओके, एंड इट गेट्स द वर्क फ्रॉम पेरेंट। उसको पेरेंट से उसको काम करने को मिलेगा, उसने जिस तरीके से काम किया उस पर्टिकुलर का काम उसको मिलेगा। लेकिन आफ्टर पेरेंट वर्क कंप्लीट, आफ्टर पेरेंट्स वर्क कंप्लीटेड, मतलब वो पहले तो उसको अपने पेरेंट का काम करना पड़ेगा। ओके,
it can either choose to die, it will either die or can do some other work. अगर उसको कुछ और काम करना है तो वो और भी कर सकता है. So it's not in the totally hands of the parent, ठीक है, कि उसको मार ही देना है. अगर चाइल्ड प्रोसेस को ऐसा बोला गया कि भैया चाइल्ड प्रोसेस के पास उसका खुद का कुछ प्रायोरिटी वर्क आ गया इन बिटवीन ऑफ डूइंग द पेरेंट्स वर्क, तो वो चाइल्ड पेरेंट को मना भी कर सकता है कि भैया मुझे नहीं मरना है, ओके यू कैन कंटिन्यू. ओके, सो आइदर वो मर सकता है, तो पेरेंट कैन ओनली रिक्वेस्ट टू डाई. ओके, सो जो भी चाइल्ड बना है इस चाइल्ड को क्योंकि इसका खुद का पूरी मेमोरी है, पेरेंट कैन रिक्वेस्ट टू डाई. अगर पेरेंट को कुछ और काम नहीं है तो पेरेंट सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा. मानना ना मानना इस पर्टिकुलर चाइल्ड जॉब की जिम्मेदारी है. ठीक है, अ सिंपल लॉजिक. ओके, सो अगर ये चाइल्ड जिंदा रहना चाहता है अपना कोई काम करने के लिए, ओके, सो कंसिडर द केस इफ चाइल्ड वांट्स टू लिव. ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कभी कभी कि चाइल्ड को जीना है, मतलब उस प्रोसेस को और काम कंटिन्यू करना है, वांट्स टू लिव एंड पेरेंट डाइज. ठीक है, तो पेरेंट भी मर सकता है क्योंकि पेरेंट ने अपना काम खत्म कर लिया, तो पेरेंट भी अगर उसकी प्रोसेस खत्म हो गई तो पेरेंट डाइज. ओके, देन दैट चाइल्ड इज कॉल्ड बेसिकली ज़ॉम्बी प्रोसेस, जिसको हम गुजराती हिंदी भाषा में बोलते हैं लावारिश. ओके, तो लावारिश जिसको हम बोलते हैं, तो बेसिकली ये अपना क्या है, एक ज़ॉम्बी टाइप का प्रोसेस बन गया. ओके, so that will become a particular type of zombie process. ओके, जिसका कोई बाप नहीं है, अभी जिसका बाप था वो चला गया है, तो ये अपने हिसाब से अपना काम खत्म करके इट कैन डाई whenever it requires. ओके, सो वी फॉर और क्लोन, ये दोनों के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. अब वी फॉर पर क्लोन आइडियली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये गेट के लिए. It's not much important for gate. So if you want, you can skip also. ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो. ओके, सो वी फॉर्क क्या होता है? इट इज बेसिकली अ वर्चुअल फॉर्क. इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, इट इज अ वर्चुअल फॉर्क. इट मीन्स दैट parent executes vfork to create a virtual child. वर्चुअल चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि उस चाइल्ड की कोई प्रोसेस आईडी नहीं होती, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी नहीं होती, कोई पीसीबी में एंट्री नहीं होती, कोई खुद की मेमोरी नहीं होती, नो ओन मेमोरी. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये पेरेंट का जो प्रोसेस है, मान लो ये पेरेंट प्रोसेस का रीजन है, उसी के अंदर एक चाइल्ड प्रोसेस पैदा होगा. ओके, और पेरेंट ही उसको टास्क देगा. द टास्क आर गिवन बाय पेरेंट ओनली. तो जब भी ये सक्सेसफुल हो गया तो ये खाली एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर देगा. मतलब पेरेंट के अंदर पेरेंट को बताना कि कितनी मेमोरी एरिया में उसको एक चाइल्ड प्रोड्यूस करना है, वो सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर देगा, नथिंग एल्स. ठीक है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ वर्चुअल फॉर्क. ओके, थ्रेड थोड़ा अलग होता है जो मैं बाद में बताऊंगा इसका और थ्रेड का डिफरेंस. सो बेसिकली ये एक चाइल्ड है जो एक प्रोसेस ही है, और ये प्रोसेस ये सारा के सारा टास्क पेरेंट देगा. और इसका मेन बात यह है कि whenever parent wants it can kill it.
ठीक है, जैसे कि हमने फॉर्क वाले चाइल्ड को बोला था, अगर फॉर्क से कोई बच्चा पैदा होता है तो हमने बोला था कि भैया मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई तुम्हें मरना है, ठीक है, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हें जो पर्टिकुलर काम के लिए मैं लाया गया था वो हो चुका है, नाउ इफ यू वांट टू डाई यू डाई, इफ यू वांट टू स्टे यू स्टे, ठीक है, उसके बाद मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, इस तरह से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहां मैं उसको फोर्सफुली किल भी कर सकता हूँ। ओके, ये चीज हमेशा समझने की कोशिश करना। ओके, अगर कोई वीफॉक्स से चाइल्ड जनरेट हुआ तो मैं उसको फोर्सफुली किल भी कर सकता हूँ। ओके, और whenever parent kills, whenever parent dies, child also dies। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला था जॉम्बी, जॉम्बी को हम लोग ऑर्फन प्रोसेस भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्फन प्रोसेस। ओके, सो जब भी पेरेंट मरेगा तो चाइल्ड भी मर जाएगा, तो यहाँ पर कोई ऑर्फन या जॉम्बी का कंसेप्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है, पेरेंट जब चाहे चाइल्ड को मार सकता है, पेरेंट जब चाहे चाइल्ड को पैदा कर सकता है, पेरेंट को अपनी खुद का एक लोकेशन देना है कि भैया ये मेरे लोकेशन में इतनी जगहों पे रहेगा, उसके बाद मुझे नहीं चाहिए तो ये मैं मार दूंगा। पेरेंट अपने हिसाब से उसको मेमोरी देगा, पेरेंट अपने हिसाब से उसको खाना पीना देगा, अपने हिसाब से उसको काम देगा कि भैया तुम्हें ये काम करना है, जब तक तुम्हें ज़रूरत लगी तो मैं रहूंगा, जब तक तुम्हें ज़रूरत नहीं लगी तो मैं निकाल दूंगा, समथिंग लाइक दैट। उसका खुद का कुछ भी नहीं है, कोई पीआईडी नहीं है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो पेरेंट के ही बदौलत पे जी रहा है। ओके, पेरेंट उसको जो देगा वो चुपचाप उसको करना है, सिंपल लॉजिक। सो इट्स लाइक अ वर्चुअल चाइल्ड जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉक जब करते हैं तो बेसिकली वो एक रियल चाइल्ड बनाता है। ओके, जहाँ पे उसकी खुद की आईडी है, खुद की आईडी मतलब प्रोसेस आईडी, खुद की मेमोरी है, खुद की एंट्री है, उसको वर्क पेरेंट से मिलता है, लेकिन जैसे उसका काम खत्म हो गया वो पेरेंट उसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मरना है तो मरो, जीना है तो जियो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसका खुद का सब कुछ है ना, तो पेरेंट अपने हिसाब से उसको नहीं कर सकता। इवन दो पेरेंट क्रिएटेड इट, बट उसके खुद के भी कुछ ना कुछ चीजें रहती है, वेर इट वॉन्ट्स इट कैन डू इट। ओके, दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ द वर्चुअल चाइल्ड केम टू पिक्चर। ओके, एंड क्लोन। क्लोन बेसिकली क्या होता है, क्लोन के बारे में बहुत लोग को आइडिया होगा। इट इज बेसिकली द कॉपी ऑफ द पेरेंट, मतलब वो पेरेंट की ही एक कॉपी बनाता है, अगर जो भी उसको बना देगा ना ये उसकी एक कॉपी बनाएगा। ठीक है, यू कैन से लाइक अ डुप्लीकेट, या परफेक्ट। ओके, सो क्लोन बेसिकली वो उसकी ही एक कॉपी बना के रखेगा। उसकी कॉपी बनाने का रीजन क्या है कि मान लो कि मुझे दो अलग अलग टास्क रन करने हैं, ठीक है, और दोनों मुझे पेरेंट के थ्रू रन करने, तो एक पेरेंट का एक कॉपी एक टास्क रन करेगा, दूसरा कॉपी दूसरा टास्क रन करेगा। सो आई कैन यूज इट फॉर अ कंपैरिजन कि भाई यहां से मैंने उसका कॉपी किया, अब वो कॉपी करने के बाद दोनों में से किस में मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है। ओके, सो आई एम मेजरली दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। ओके, और अगर मुझे मान लो कि पेरेंट पे मतलब जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उस प्रोसेस पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, अगर मुझे अभी लग रहा है अभी से, तो मैं क्या करूंगा, पहले से उसका क्लोन कर लूंगा, मतलब एक सेफ कॉपी बना लूंगा, और फिर आई विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट प्रोसेस अगेन। ओके, अगर नेक्स्ट प्रोसेस सही से हो गई तो सही है, अगर नहीं हुई तो मैं उस प्रोसेस को डिलीट करके जहां पर मैंने क्लोन बनाया था मैं उसका एक सेफ कॉपी रख दिया, तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग अ सेफ कॉपी। हाँ, इसके अंदर न्यू पीआईडी जनरेट होती है, परफेक्ट, इट विल क्रिएट अ न्यू पीआईडी, मैं बताने ही वाला था। It will have a particular entry in PCB. It will have a specific type of the memory area. ये सारी चीजें इसके अंदर रहती ही रहती है। ओके, दैट्स व्हाट वी स्पेसिफाइड इट एज अ क्लोन पार्ट। ओके, सो बेसिकली दिस क्लोन में आइडियली दो टाइप की होते हैं, एक होता है शैलो क्लोनिंग, सेकंड होता है डीप क्लोनिंग। ठीक है, शैलो वो रहता है कि जहां पर
मान लो कि आपके पास कोई प्रोसेस P1 है, उसका मैंने क्लोन बनाया प्रोसेस P2, लेकिन वो दोनों प्रोसेस को पॉइंट एक ही लोकेशन से किया जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर रेफरेंस है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेमोरी एरिया है, जिस मेमोरी एरिया में मेरा P1 पड़ा है, उसी मेमोरी एरिया के कॉपी में आपका एक P2 पड़ा रहेगा। तो दिस इज योर मेमोरी एरिया। ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस और यू कैन से द मेमोरी एरिया जहां पर ये प्रोसेस का पॉइंट होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ शैलो क्लोन। ओके, डीप क्लोन मतलब क्या होता है कि ये मेमोरी एरिया है P1, वो मेमोरी एरिया के साथ अलग से पूरा के पूरा नया बनाएगा। ओके, सो अगर आपको कोई मेमोरी एरिया पे चेंज करना है, मेमोरी एरिया के हिसाब से अपने को कोई चेंज करना है, तो अपने को डीप क्लोन बनाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ अ डीप क्लोन इज। एंड शैलो क्लोन मतलब बेसिकली हम सेम मेमोरी रेफरेंस, मेमोरी एरिया रखेंगे जहां पर वो दो अलग अलग प्रोसेस को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, सो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड विद द फॉक सिस्टम कॉल। फॉक का हमने पूरी फैमिली देख लिया, विच इज अ क्रिएट प्रोसेस, फॉर्क। फॉर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकेला जो फॉर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा द सेकंड कंसेप्ट इज द वी फॉर्क विच इज द वर्चुअल फॉर्क। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही आपको लिखा हुआ था। एंड द लास्ट वन जो हमने देखा वो था क्लोन। ओके, ओके, सो आज हमने कितना किया था? टुडे वी हैड अंडरस्टूड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, सबसे पहले हमने क्या क्या किया? वी हैड सीन सम क्वेश्चंस। ओके, सॉरी, क्वेश्चन से पहले we had started understanding about the schedulers, the first and the foremost thing. Okay, the second important thing which we had taken into consideration is the questions related to state diagram. Okay, उसके बाद हमने क्या किया? We had understand about the communication. Thank you Lakshmi, or you can say the process communications, जिसके अंदर हमारे पास रहता है IPC and RPC. Okay, and the last thing which we had seen is the system call. तो आज हमने सिस्टम कॉल्स के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की। सिस्टम कॉल्स में वी हैड अंडरस्टैंड अबाउट द फॉक, ओके, बेसिक एंड एक्सिक है जो अभी बाकी है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट विच वी हैड सीन टुडे।